वीडियो में हिंदी के द एंड चैप्टर को 50 क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और इसको स्कोर को हमें अपने कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बहुत से बच्चे जानते होंगे, शुरुआती तौर पर हम बहुत साधारण क्वेश्चन से उठाएं तो जीरो से शिखर तक इस हिंदी को खत्म करेंगे। याद रखिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा है। और अगर हम पूछा जाए कि इसकी लिपि क्या होगी, तो इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर ये देवनागरी लिपि है तो इसको उत्पत्ति की बात करें तो ये कहां से हुई है, तो इसका उत्पन्न जो हुआ है, उपपत्ति हुई है, ये हुई है अपभ्रंश से मानी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, पहली बार गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर है तो परिवार के सदस्य हैं आप, और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर ये क्लास रात्रि 8 बजे एक देश की नंबर 1 क्लास मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ई ऑप्शंस में द्वंद्व समास और डाल देते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार कमेंट कीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। देखा जाए दोस्तों तो क्वेश्चंस में बहुत से बच्चे इस क्वेश्चंस में डी ऑप्शन लगा चुके होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ही होगा, क्योंकि द्वंद्व समास तो हमने आपको उलझाने के लिए डाला है। क्वेश्चंस को सही से पढ़ेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि अप्रधान होते हैं। अप्रधान का मतलब होता है आ माने नहीं, प्रधान माने प्रधान, यानी एक ऐसा समास आपको बताना था कि जिसका कोई पद भी प्रधान नहीं होता है। बहुब्री समास होता है जो दूसरे अर्थ की तरफ व्याख्या करता है। जिस तरीके से आप दशानन की बात करते हो, जिस तरीके से आप पीताम्बर की बात करते हो, क्या आप पीताम्बर की बात करते हो, या जिस तरीके से आप यहाँ पर लंबोदर की बात करते हो, तो यहाँ जितने भी पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पर अप्रधान की बात हो तो बहुब्री समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चंस पर आएंगे। बहुत बढ़िया, एक बार देखिए हिंदी की वीडियो थोड़ी सी चली है लेट, कोई बात नहीं है। अब शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। मुझे लगता है कि अगर शेयर कर देंगे तो हमारा भी मनोबल एक बहुत उच्च शिखर पर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, वर्णमाला चैप्टर से पूछा गया है कि ना था अगर दंत वर्ण है तो पा फा कैसे वर्ण हो। अगर देखिएगा, अगर हम ता की बात करें तो ता था, दा धा और ना ये होते ना, ये दंत में ही आते हैं। एक्चुअल में ये दंत में आते हैं। क्या आते हैं? ये दंत में आते हैं। और हमसे पूछा है पा फा कैसे वर्ण है, तो अगर हम पा की बात करेंगे, पा फा बा और ये भा और माँ, ये क्या है? पा फा भा माँ, ये आपके ओष्ठ में आते हैं। क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन हम डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो मुझसे जो पूछा था वही मैं यहाँ पर लॉक कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत सुनहरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लॉक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपसे कहता है कि का वर्ण का योग क्या है, यानी आप का वर्ण की बात करते हो ना दोस्त। अगर आप का वर्ण की बात करोगे तो जब कोई भी चीज टूटेगी, जब कोई भी चीज क्या होगी, जब कोई भी चीज ब्रेक होगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी चीज दोस्तों ब्रेक होगी तो उसमें हलंत आ जाएगा। यानी अगर आप का को तोड़ते हो तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा दोस्तों का धन आ। यानी व्यंजन जो होगा वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए का धन आ का मतलब है कि इस वर्ड में हलंत हलंत वाला वर्ड आधा होता है। आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रस मीमांसा या रस मीमांस और त्रिवेणी के रचनाकार कौन है। देखिए रस मीमांसा को लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस में त्रिवेणी पूछ लेता है, रस मीमांसा। पिछले 10 सालों में इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मैं कहता हूँ रस मीमांसा और त्रिवेणी ये जो है आपके रामचंद्र शुक्ल के हैं। और यहाँ त्रिवेणी में अगर कल को समास पूछ लिया जाए तो कमेंट कीजिएगा कि समास क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिएगा दोस्तों, आपसे कहता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी। कोई मुझे एक दीर्घ स्वर की संख्या बता दे तो उनके नाम भी बता दे तो मजा ही आ जाएगा। देखिए दीर्घ स्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो संख्याओं में, हाँ संख्याओं की बात करते हैं तो उससे पहले मैं अपने इस स्क्रीन पर लिख देता हूँ। जैसे आप हृस्व स्वर होता है तो हृस्व स्वर में आप छोटा आ की बात करते हो, यानी जिनको बोलने में कम समय लगता है तो ये हृस्व हो जाता है। लेकिन दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बड़ा आ बोलेंगे है ना, तो बड़ा आ हो गया। एक तो बड़ा आ होता है, एक बड़ी ई होती है जिनको ज्यादा ताकत, ज्यादा दम, ज्यादा आवाज लगे। एक बड़ा ऊ होता है दोस्तों, एक बड़ा ए होती है, क्या नहीं, ए दोनों होती है। ये भी आपको याद रखना है, इसमें कतई यहाँ पर परेशानी नहीं झेलनी है। और दोनों ओ होती है, यानी ओ और आओ। तो ये बताओ संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7, यानी आंसर निकल कर आ गया 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा। दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है, क्या होती है बेटा? दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो आज जान लो कितनी वो होती है दोस्तों, वो होती है 7 होती है। और अगर हृस्व स्वर की संख्या पूछे तो वो होती है आपकी 4 होती है ना, ये भी बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर लिया है, उदाहरण है कारक का। अब कारक को आप कैसे सॉल्व करेंगे या करेंगे ये बात देखने की होगी। आइए बात करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, देखिए क्वेश्चन कहता है अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ा रहा है। अगर यह कर्म कारक का उदाहरण है तो अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यह किस कारक का उदाहरण होगा? अध्यापक छात्र को, अगर हम देखें कर्ता ने कर्म को तो ये को आया है तो कर्म कारक हो गया, बात खत्म हो गई। हमें अब बताना है यहाँ से अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा तो यह किस कारक का उदाहरण है। मैं ये लाल पूछूंगा आपसे कि क्या से आया है, क्या को आया है। अगर हम इसके आधार पर लगाएंगे तो ये कर्ता हो जाएगा, हमें इसके आधार पर लगाएंगे तो ये कर्म हो जाएगा, और हम इसके आधार पर लगाएंगे तो कर्ण या अपादान हो जाएगा। लास्ट वाली प्रायोरिटी में देखा जाए तो से मारा,
किससे मारा? बाण से। अगर कोई साधन का प्रयोग होता है तो वहां पर हम करण कारक का यूज करते हैं, इसलिए साधन के लिए हमें करण कारक लॉक करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे और 8 को हम लॉक करेंगे। बताइए दोस्तों, 8 को लॉक करेंगे। 8 क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है 8 बजे रोजाना क्लास लाइव होगी, सभी बच्चे अब जो है जुड़ जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इशूज नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आए महंत वसंत, नीचे दिए गए अलंकार को पहचानिए, यानी एक लाइन है आए महंत वसंत। महंत वसंत, महंत का मतलब क्या होता है? महात्मा, मानव। यानी बसंत को ये दिखाया गया है कि वो मनुष्य की तरह, महात्मा की तरह आया हुआ है। तो ये बताओ कि अगर वसंत, वसंत क्या है? एक ऋतु है दोस्तों। और अगर वसंत एक ऋतु है तो वो क्या है? क्या मनुष्य है? नहीं ना। तो उसको मनुष्य की तरह, एक महात्मा की तरह, एक महंत की तरह आया हुआ दिखाया गया है। तो जब भी कोई चीज मानव की तरह कार्य करती है तो मानवीयकरण अलंकार होता है। बोलो राइट ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ताल ठोक कर बताइएगा। 9 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? चलो भाई बताइएगा, अलंकार पढ़ा देंगे। अच्छा, चलो जान बचाएंगे, पढ़ाई कराएंगे। चलो भाई देखो मेरे लाल, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? स्वर की संख्या 11 है, बिल्कुल राइट है। मूल व्यंजन की संख्या 33 है, बिल्कुल राइट है। अयोग वाक की संख्या 2 है, बिल्कुल राइट है। एक होता है अंग और एक होता है आहा। और अगर हम कुलवर्ण की बात करें, ये 51 है, ये गलत है। क्यों 51 नहीं हो सकते? क्योंकि आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है और इसमें जो वर्णों की संख्या होती है ये होती है 52 होती है। और ये 52 जब होती है तो 51 हम कैसे मान लें? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपके स्क्रीन पर, आपको लॉक करना है। ये कोई बच्चा कह रहा है सर वर्णों की संख्या 12 होती है, हमें लगता है मिस टाइप कर गए हो, है ना। चलो 12 नहीं होती, 52 होती है। ठीक है, क्लियर ना दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती है। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो आंसर क्या होगा बताइए। हाँ देखिए दोस्तों, अगर हम कहते हैं ना मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती है, इसमें आपको रस बताना है। अब यार रस देखिएगा, जो भी हम चीज पढ़ते हैं उनमें अगर देखा जाए क्या है, उनमें अगर इस व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए कि उनका भाव क्या है, उनका भाव क्या है, तो उनके भाव में करुण रस देखा जाएगा। करुण रस क्यों आएगा? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्या है कि दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया। इस तरीके से भी अगर हम कह सकते हैं तो हम यहाँ पर जब भी हमारे अंदर हमारे भाव विभाव अनुभव में संचारी भाव में एक शोक की भावना उत्पन्न होती है, उस चीज को हम करुणता रस की तरफ हम ले जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। 11 नंबर थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यहाँ पर एक जोड़ा दिया गया है जो गलत है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कैसे हो आप सभी? थैंक यू, बहुत अच्छे। देखो मेरे लाल, आपसे ये कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में एक जोड़ा गलत है। एक जोड़ा गलत है, उस जोड़े को बता दीजिए तो मैं मान जाता हूँ। मैं मान जाता हूँ दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी देखिए, अगर मैं कहता हूँ ना इस जोड़े में आधा का तो अर्थ होता है, सही बात है। उबटन का उर्दतन होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ट्रेंड होता है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ओखली का उलूखल होता है, बिल्कुल। लेकिन ईर्ष्या का ईंधन नहीं होता है, यही क्वेश्चन गलत है। ईर्ष्या के लिए आप कहीं ना कहीं इस तरीके से ईर्ष्या लिख सकते हो या इस तरीके से ईर्ष्या लिख सकते हो। ये ईर्ष्या का ईंधन कभी तत्सम तद्भव के जोड़े में नहीं आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, या फिर मैं अपभ्रंश से यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करेंगे। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये अपभ्रंश से माना जाता है। अगर आप हिंदी भाषा की बात करेंगे तो एक परिवार है दोस्तों, एक फैमिली है। क्या है? एक परिवार है जिसको कहा जाता है भारोपीय परिवार, जो पहले क्वेश्चन में बताया। यानी हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, अगर ये पूछा जाता है तो वो भारोपीय परिवार है। और हिंदी भाषा की अगर मैं कहता हूँ दोस्तों लिपि क्या है, बताइए लिपि क्या है? तो वो एक लिपि है जिसको कहा जाता है देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा को हम उत्पन्न किससे मानते हैं? अपभ्रंश से मानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 लॉक हो जाएगा। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको ताल ठोक कर जवाब देना है। बहुत सुंदर, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का प्लेटफॉर्म है, इससे होता कुछ नहीं है, बस मनोबल इस पर डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। सगुण का विलोम निर्गुण है, तो सनाथ का विलोम क्या होगा? अगर आप सगुण के साथ निर्गुण, और निर्गुण में देखा जाए संधि विसर्ग है, निहिधन गुण की बात करोगे, और अगर देखा जाए इनमें समास कौन सा होगा तो अव्ययी भाव होगा, क्योंकि सगुण यानी उपसर्ग है, निर्गुण उपसर्ग है, जहां उपसर्ग होगा वहां होगा अव्ययी भाव समास, और सनाथ का विलोम हो जाएगा अनाथ हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है अल्पसंख्यक में समास। बहुत ट्रेंडिंग नंबर का क्वेश्चन, बहुत लेवल का क्वेश्चन। बताइएगा जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों जवाब क्या होगा? अल्पसंख्यक में समास क्या ही होगा, क्या ही लॉक करेंगे? जवाब दीजिए। देखिए
अल्पसंख्यक को अगर आप तोड़ेंगे तो ये बताओ, अल्पसंख्यक ऐसे लोग जो अल्प मात्रा, अल्प हैं जो संख्यक, यानी जो संख्या में अल्प है, जो संख्या में अल्प है दोस्तों, अल्प है जो संख्या में, और है जो जहां पर आता है वहां पर क्या होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ये दुनिया का एक फंडा याद रख लो कि जब भी क्वेश्चंस में क्या हो, जब भी क्वेश्चंस में दोस्तों विशेषता का वर्णन हो, जब भी क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड आए कि है जो विशेषता है ना, अल्प है जो संख्या में, एक विशेषता है कि ये थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, आंसर हमारा जाएगा सेकंड के साथ। अच्छा, हिंदी में समास की संख्या कितनी होती है? हिंदी में जो समास की संख्या होती है वो 6 प्रकार की होती है, ये भी आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 15 नंबर में देखिएगा क्या कहता है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 15 नंबर में आएंगे तो कहता है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। आज मैं क्वेश्चन नया कराता हूँ दोस्तों, 15 नंबर, देखता हूँ कितने अच्छे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे हैं। बहुत आसान प्रश्न है, आपने खूब पढ़ा है, 9th में पढ़ा है आपने, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। अगर आपने हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बोर्ड परीक्षा की याद आती है आपको, बिल्कुल आती होगी। उसमें आप अपने दोहा सोरठा को जरूर लिखा करते होंगे, और दोहा सोरठा में आपको ये वाला मात्रा जरूर मिलता होगा। तब हम कहते थे इस मात्रा को हम 2 गिनेंगे और इस मात्रा को हम 1 गिनेंगे, है ना। तो मतलब इसको 2 इसलिए क्योंकि ये बड़ी मात्रा, और बड़ी मात्रा को दीर्घ चिन्ह कहा जाता था, है ना। याद आ गया ना, इस तरीके का होता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम दीर्घ चिन्ह लॉक करेंगे, है ना। और वैसे अगर हम विराम चिन्ह की बात कर लेते हैं तो विराम चिन्ह के जो जनक हैं, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, जो जनक है वो कौन है, तो वो जो है वो कामता प्रसाद गुरु है, क्या है ना, कामता प्रसाद गुरु है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन है 16 नंबर, मात्रा के आधार पर प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आज दोस्तों, 16 नंबर। अब देखो मैं कैसे इसको बिल्कुल एकदम से प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मात्रा के आधार पर प्लुत स्वर को कहा जाता है त्रिमात्रिक। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 3rd मार के आगे बढ़ गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा रटने के काबिल, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कराया नहीं है, मैंने रटा दिया है। हो सकता है मैंने ये क्वेश्चन को किताब से टीप कर आपके सामने लगाकर और ऑप्शन नंबर 3rd मार के आगे बढ़ जाऊं। लेकिन समझिएगा इस क्वेश्चन में त्रिमात्रिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व होता है, एक ह्रस्व होता है, एक होता है दीर्घ होता है, और एक होता है आपका प्लुत होता है। क्या होता है? प्लुत होता है। तो जब भी ह्रस्व की बात होती है तो जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ की बात होती है जिसमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, यानी इसमें 2 गुना समय लगता है, और प्लुत की बात होती है तो ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। तो 3 गुने के चक्कर में इसको त्रिमात्रिक कह दिया जाता है। बोलो राइट ना दोस्तों, जिंदगी में भूलोगे कभी नहीं भूल सकते। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ये है हिंदी, देश की दिल वाली हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर आपके स्क्रीन पर कहता है, हाँ जी, 17 नंबर कहता है मेरे लाल कि शंकर मोहन से अच्छा गाता है। ये क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है, और जब ये पूछा जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ सी। क्यों आ रहा है इसका रीजन समझिएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी आ रहा है, बहुत मात्रा में 2 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कर्ण कारक भी है। शंकर मोहन से अच्छा गाता है। बहुत से बच्चे कहते होंगे कि सर इसमें से तो आया है, लेकिन ये अलगाव के लिए नहीं आया है। बेटा अलगाव के लिए नहीं आया, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत बच्चों ने याद रखा है। देखिएगा दोस्तों, जब भी आप अलगाव की बात करते हो तो यहाँ पर याद रखो कि अपादान 3 संदर्भ में यूज होता है। अपादान 3 संदर्भ में यूज होता है, अलगाव के लिए यानी अलग होने के लिए, एक भय के लिए, और एक तुलना के लिए, है ना। जब आप किसी से तुलना करते हो, कंपैरिजन करते हो, शंकर मोहन से अच्छा गाता है तब से आता है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। जब आप कहते हो कि क्या क्या शंकर छत से गिर गया तो अलगाव हो गया, है ना। शंकर सांप से जो है क्या है, शंकर सांप या शेर से डर गए, तो वहां पर हो जाते हैं 3rd नंबर दोस्तों। इस क्वेश्चन में 3rd इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर कराइए, बताइए। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। नहीं ऐसा होता है ना, स्वास्थ्य खराब होता है तो टाइम लगता है आने में, उस चीज़ को कवर करने में, तो है ना। फिलहाल जुड़े रहते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पंचमूली। और पंचमूली में समास पंच है, 4 5 5 6 7 8 संख्या डिजिट और संख्यावाचक प्रधान पंचमूली है, और संख्या जहां पर होगी वहां पर समास द्विगु होगा। बात खत्म है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, बहुत बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19, उपचार का विलोम अनुपचार है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे गलत कर जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। हाँ जी भैया, बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में इतना पूछा गया है कि उपचार का जो विलोम है वो अनुपचार है। तो ये बताइए कि काला का विलोम क्या हो जाएगा, काला का विलोम क्या हो जाएगा। काला का गोरा मारे या सफेद मारे? हाँ जी, देखिए काला का विलोम दोस्तों गोरा मारा जाता है, मारे तो दोनों जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस की कंडीशंस में जब सफेद भी दिया हो गोरा भी दिया हो तो वहां पर क्या मारेंगे, हम गोरा मारेंगे, है ना। बोला काला है या गोरा है, आप ही बताओ। उसके लिए अगर कोई लड़का देखा गया, है ना, किसी बिटिया के लिए अगर लड़का देखा गया, या कोई भी लड़के के लिए कोई बिटिया देखी गई, तो ये बताओ क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि लड़का काला है और लड़का गोरा है। लड़का काला है, लड़का गोरा है, यही सुना होगा, बहुत कम रेयर में सुना होगा कि लड़का सफेद है।
बिटिया काली है या गोरी है, बहुत रेयर केस में सुना होगा कि बिटिया सफेद है, सुना नहीं ना? तो इसलिए इसका विलोम भी काला और गोरा के साथ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर हम रिलेट करके चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब एक शब्द प्रयोग यानी जब एक शब्द प्रयोग दो बार में, क्वेश्चन में थोड़ा सा बेमेल आ रहा है, यानी जब एक शब्द का होना चाहिए, का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब अलंकार कौन सा होगा? अगर देखा जाए दोस्तों तो वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार क्यों? क्योंकि यमक अलंकार ही एक ऐसा है जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, और अनुप्रास अलंकार वो है जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 21। भुजंग गुजराइटा, बहुत बढ़िया। अंशिका, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 21, सरोज में कौन सा समास है? सरोज की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, अगर हम सरोज में दो चीजें ऑप्शंस में देखिएगा, एक यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को आपको समझने की आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि बताइए इसमें संधि कौन सी होगी, तो सराहधंजा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। जब भी सरोज को संधि में पूछा जाता है तो बच्चा गलत करके आता है, महापाप करके आता है। सराहधंजा यानी इस क्वेश्चन में अर्थात विसर्ग संधि होती है, और सरोज में अगर देखा जाए तो समास होता है सरोज। सुनो, सरोज की बात करें और आप जितने भी जा लगे हुए वर्णों की करोगे तो क्योंकि वहां पर अर्थ देता है, कमल देता है जो पनपता है पानी में, और वहां भी अर्थ देता है, इसलिए इस क्वेश्चन में डी को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 22 पर। कहता है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? देखिएगा दोस्तों, हमसे कहता है भारत दुर्दशा। अब जब भारत दुर्दशा की बात होगी तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके बनेंगे, या तो आप भारत दुर्दशा को देख लो, या तो आप अंधेर नगरी को देख लो, या तो आप आधुनिक हिंदी के जनक या आधुनिक हिंदी के अग्रदूत को देख लो। उन सभी का आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी को नई चाल में ढालने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हरिश्चंद्र हुआ, इसलिए आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 23 पर। 23 देखिएगा, कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? कमेंट फास्ट। अब देखो, अगर आप ह्रस्व स्वर की बात करोगे तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर संख्या होती है 4 होती है। क्या होती है बेटा? 4 होती है। अगर आप उन चीजों को देखोगे, है ना, आप उन चीजों को देखोगे तो आप कहोगे कि सर क्या है, आप यही कहोगे कि ये देखिए, ये सब 4 ही केवल होते हैं ह्रस्व स्वर, वो होते हैं जिनको बोलने के लिए आप कम ताकत, कम आवाज और कम आलाप की आवश्यकता लेते हैं, तो उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अच्छा, ये क्या है फिर? ये तो दोस्तों आपका ज्यादा आवाज लेने की आवश्यकता, तो ये दीर्घ स्वर हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड वन हो जाएगा। 24 आपके स्क्रीन पर लॉक कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे कहता है कि पीलापन कैसे शब्द है? अगर आप पीलापन की बात करोगे तो पीला के पास डैश है, और जब पीला और पन की बात होगी, देखिए दो भी, जब भी कोई चीज दो होती है तो उसको अगर कहा देसी भाषा में हाइब्रिड कहा जाता है, और जब हम चीजों को कहते हैं मेल हो जाता है, दो भाषाएं भी आपस में मिल जाए तो वहां पर संकर शब्द हो जाता है। तो पीलापन जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या है? एक संकर शब्द हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में दोस्तों कुछ संकर शब्द आ रहे हैं? जैसे एग्जाम में एक पूछा जाता है रेलगाड़ी, है ना, एग्जाम में एक पूछा जाता है रेलगाड़ी, तो क्या आप मानेंगे, है ना? तो उसको कहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश के लिए हम उसको संकर। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए टिकट घर, है ना, तो क्या मानेंगे? तो भी आप संकर शब्द, क्योंकि दो भाषाएं, चाहे वो अरबी हिंदी हो, हिंदी अंग्रेजी हो, हिंदी फारसी हो या अरबी फारसी हो, उनको हम संकर के श्रेणी में रखते हैं। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसमें कारक बताना है मुझे। ये बताइए, से आया है, बोलो क्लियर है? यस आया है, से आया है, यस आया है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और जब भी हम काम से क्रोध की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें साधन है, अलग हो रही है चीज नहीं, साधन है। क्या साधन है? क्रोध का साधन है। किसका साधन है? क्रोध का। किससे प्राप्त उत्पन्न हो रहा है? क्रोध, काम से उत्पन्न हो रहा है, और जब काम से हो रहा है तो साधन के लिए करना लगता ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे। हाँ, कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। अगर इसी तरीके से आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में नहीं लाने हैं, बल्कि पूरे में पूरे मार्क्स लाने हैं, मैं क्या कहता हूँ, ध्यान दीजिए, वर्डिंग पर ध्यान दीजिए। अच्छे मार्क्स नहीं, पूरे में पूरे मार्क्स। आपके प्रोग्रेसिव वर्ड एग्जाम स्टडी रात्रि 8 बजे, देश की नंबर 1 हिंदी रोजाना यहाँ पर इंतजार करेगी। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ कि वह निरोग रहे। यहाँ पर वाक्य होगा मिश्र वाक्य। आपके कॉन्सेप्ट में एक चीज मैं बैठा देना चाहता हूँ, ये ट्रिक याद रखिए। जब भी कोई दो वाक्य आपस में ऐड होते हैं, जब भी कोई दो वाक्य आपस में ऐड होते हैं की से, और जहाँ की आ जाए वहाँ मिश्र वाक्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। यथार्थ में कौन सी संधि है? एक फिर से मैं आपको दुनिया की नंबर 1 ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको संधि बतानी है, उसमें दीर्घ, वृद्धि, गुण जैसे संधि के ऑप्शंस दिए हो, तो उसके बीच वाले अक्षर को देखिए, बीच वाले वर्ण को देखिए, और बीच वाले वर्ण में क्या है, मिड वाले वर्ण को ध्यान दीजिए, मिड वाले वर्ण को देखिए, यही ट्रिक है। और उस पर क्या है, बड़ी मात्रा होनी चाहिए, बड़ी मात्रा। और बड़ी मात्रा अगर आ की है, ई की है, कोई बड़ी मात्रा है, बड़ी का मतलब, बड़ी बड़ा का मतलब क्या होता है, दीर्घ। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आत्मघाती और कालजयी में क्या समास है? आत्मघाती में समास बता दो। अच्छा इतना ही बता दो, आत्मघाती में समास क्या होगा? चलो भाई बताओ। देखिए दोस्तों, आत्मघाती समास अगर आपको पता है, तो आत्मघाती में समास अगर आप तोड़ोगे, हाँ, तोड़ोगे तो उसमें ये निकल कर आएगा कि भैया ऐसा, क्या ना, ऐसा व्यक्ति जो हमलावर हो, ऐसा व्यक्ति जो हमलावर हो। अगर उसके लिए आप हमलावर की बात करते हो, क्या बात करते हो, हमलावर की बात करते हो, यानी आत्मघाती वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाला, जिसमें हम लगाते हैं क्या, जिसमें हम ये लगाते हैं कि तत्पुरुष समास, है ना, जो हमलावर हो। कालजयी में हमलावर, कालजयी तुलसीदास भगवान तुलसीदास लिखते हैं भगवान के लिए, सूरदास लिखते हैं, उनको भी कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? समास की बात करें जाता है, समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ ठीक है, जिसको संक्षेप कहा जाता है। समास की अगर मैं बात करता हूँ तो समास बनता है शब्दों के योग से बनता है, जबकि संधि बनता है वर्णों के योग से। निम्न वाक्य में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो अभी मैंने ट्रिक बताया था कि मिश्र वाक्य वो है जो दुनिया का कोई भी सेंटेंस में की से जुड़ा हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस में यहाँ पर कॉमा से जुड़ा हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दो सेंटेंस आपके किससे जुड़े हो, जब तक, तब तक, जब तक, फिर भी, यहाँ वहाँ, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। देखो क्या जुड़ा है, देखिए यहाँ लिखा है कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। दोनों वाक्य यहाँ से बीच में की से जुड़ते हैं, तो वाक्य मिश्र वाक्य होता है। इनमें से कौन सा शब्द होना चाहिए? कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? अब समूहवाचक संज्ञा के लिए क्या जानते हो आप? आपको पता है ना, समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग आते हैं। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जहाँ पर, क्या ना, वॉइस कट हो रही है क्या? अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लाइव क्लास, तो ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जहां पर आप बात करते हो कि लोगों का एक सम्मेलन, जिस सम्मेलन की बात कर लो, सभा की बात कर लो, मेला की बात कर लो, भीड़ की बात कर लो, ये समूहवाचक संज्ञा के एक उदाहरण है। अच्छा ये देखिए, मिठास जो है ये क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। सोना क्या है? सोना दोस्तों ये मेटल की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? जितनी भी मेटल्स हैं, चांदी, सोना, लोहा, पीतल, है ना, ये जितना भी है ये द्रव्यवाचक में आता है। सभा है आपका समूहवाचक में, मिठास है आपका भाव